औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भरपूर तरीके से इकनॉमिक्स को तैयार कर रहे होंगे फॉर योर एग्ज़ाम। हमारा जो आज का टारगेट है दैट इज़ चैप्टर 1। सारा का सारा चैप्टर थ्योरेटिकल है, कुछ बातें रिपीट करेगा, कुछ बातें ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं आउट ऑफ 4। दिस इज़ द 4th वन। तो 2 हम लोगों ने किया, 3 हम लोगों ने कर लिया, 4 हम लोगों ने कर लिया। 3 लॉजिकल चैप्टर्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिए। इस चैप्टर के अंदर लॉजिकल बातें हैं मगर थोड़ी हैं, और मोस्टली चैप्टर 2, 3 और 4 की बातें रिपीट करता है ये चैप्टर। तभी आइडियली आप इसको एंड पे पढ़ें, यानी कि जब आप माइक्रो पूरी कर लें, 2 पढ़ लें, 3 कर लें, 4 कर लें, उसके बाद आपको चाहिए कि आप इस चैप्टर पर आएँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर आप गौर करें तो मैंने बहुत सारी लाइंस को येलो हाईलाइट किया हुआ है। ये बेसिकली वो लाइंस हैं जो कि आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम, या ये वो लाइंस हैं जहाँ से आई कैप MCQs को निकाल सकता है। सबसे पहले वो इकोनॉमिक्स की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो मदर है ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या कि जो इंसान है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव कर रहा है कि वो अपने मेजर इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी, सच एज हेल्थ केयर, इलिटरेसी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने नाम ये लोग ले रहे हैं ना, ये सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरियाज हैं। एडम स्मिथ का यहाँ पे एक हमें बहुत अहम रोल देखने को मिलता है। ये भाई साहब जो है वो 1776 के अंदर हमें ये तोहफा दे के गए थे इकोनॉमिक्स का। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये किताब डील करती है वेल्थ के ऊपर। इस किताब में उन्होंने वेल्थ और ह्यूमन वेलफेयर को आपस में जोड़ा। उन्होंने इस किताब के अंदर कुछ बातें इलेबोरेट की हैं कि भाई वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक्सचेंज होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो गई है, हासिल हो गई है, अब इसको एक्सचेंज करना है विद द काउंटर पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ उसको मुबादला करना, ज़र मुबादला करना। जब ज़र मुबादला कर लेंगे तो अब आपने बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करना। बाकियों से मुराद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एंड के बाद अब आपने उसको यूज़ भी करना। तो यही 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। वेल्थ की प्रोडक्शन मीन्स कि आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया और उससे आपने वेल्थ जनरेट की है बाय सेलिंग या बाय प्रिपेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आपने जब एक दफ़ा बना लिया, अब आपने इसको सेल आउट करना, अब आपने इसको बेचना है। तो आप क्या करेंगे? आप एक्सचेंज ऑफ दिस वेल्थ करेंगे, यानी कि अब उस इंडिविजुअल ने उस वेल्थ को जो कि उसने ऊपर प्रोड्यूस की है एक्सचेंज करना है, ताकि दूसरे बंदे की डिमांड को पूरा किया जा सके, उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। हर इंसान कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सारा का सारा काम नहीं कर सकता। तभी मार्केट में कोई रिटेलर होगा, कोई कस्टमर होगा, कोई बायर होगा, कोई होलसेलर होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। हर एक को रोल असाइन किया गया है। तो इस केस में क्या है कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो आपको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। आपको दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि भाई तुम प्रोड्यूस करोगे तो प्रोड्यूस करके मुझे बेच देना इन रिटर्न फॉर कैश या इन रिटर्न फॉर अ मॉनेटरी वैल्यू। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दूसरे बंदे के पास भी वेल्थ जनरेट हुई होगी। लेकिन आप प्रोड्यूस हो गई है, एक्सचेंज भी कर दी है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
हम लोगों ने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे जनरेट किए थे? बाय यूजिंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब जब हम लोगों ने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें इन चारों फैक्टर्स को ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि आप अपनी जनरेटेड वेल्थ को थ्रू कंबाइंड एफर्ट जो आपने बनाई है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। एज अ रिवॉर्ड आप उनको दे रहे हैं एंड देन यू हैव टू कंज्यूम दिस, क्योंकि जब तक आप कंज्यूम नहीं करेंगे ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये दुकानदारों तक नहीं पहुंचेगी। मैंने अपने पैसे कंज्यूम करने हैं तो लोग उस पैसे से अपना घर चलाएंगे। तो वेल्थ की प्रोडक्शन, वेल्थ की प्रोडक्शन के बाद वेल्थ का एक्सचेंज, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एंड के ऊपर इसकी कंजम्पशन, ये बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपनी वेल्थ को आगे से आगे बढ़ाते जाएं और ट्रांसफ़र करते जाएं ताकि दुनिया चलती जाए, इंसानों को कुछ ना कुछ मिलता जाए ताकि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते चले जाएं। दिस इज़ द होल फिनोमेना ऑफ दिस वेल्थ। इसीलिए इन भाई साहब ने वेल्थ का इतना नाम ले लिया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। हम लोग ये कहने पे मजबूर हो गए इन 1776। लोगों ने कह दिया कि भाई ये भाई इतना नाम ले रहे हैं इसका वेल्थ का, तो ये कहने में कोई आर अब नहीं है कि इकोनॉमिक्स इज़ द वेल्थ ऑफ साइंसेस। उसके बाद एक और भाई आए 1776 के बाद 1890 में, तकरीबन 114 साल के बाद एल्फ्रेड मार्शल भाई मार्ज़ वजूद में आते हैं। और जो आपने डिमांड सप्लाई का क्रॉस देखा है ये इन्हीं की देन है, इसको हम लोग मार्शलियन क्रॉस भी बोलते हैं। तो ये भाई आए और उन्होंने आके इकोनॉमिक्स को एक नए अंदाज से डिफ़ाइन किया। इन्होंने कहा कि भाई ये एक सोशल साइंस है जो कि इंसानों की स्टडी है कि इंसान अपना डे टू डे बिजनेस कैसे चलाते हैं, इंसान डे टू डे अफेयर्स को कैसे डील करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो वेल्थ की बात हम लोगों ने शुरू की थी बिफोर 114 ईयर्स, उस वेल्थ को रखा सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उसके इर्द गिर्द एक माहौल बना दिया कि भाई अब इंसानों की स्टडी, इंसान कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी बाइंग पावर क्या है, कैसे वो डे टू डे अफेयर्स को डील करते हैं विद दिस वेल्थ। तो अब यू विल फॉर्म वेलफेयर ऑफ दैट सोसाइटी। तो वेल्थ, इंसान और सोसाइटी को इन्होंने जोड़ दिया। कुछ टाइम गुजरा 1932, मज़ीद 42 ईयर्स के बाद एक और भाई आए लायनल रॉबिन्स। इन्होंने बुक लिखी NSA ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, जिसमें इन्होंने दो बातें की, मल्टीपल एंड्स और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। मल्टीपल एंड्स क्या है कि भाई आप कभी भी किसी इंसान को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप कभी भी इसको 100% मुतमईन नहीं कर सकते। हमेशा इंसान की भूख उसके अंदर रहेगी, आप उसको कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। 2 रोटी के बाद उसकी फरमाइश 2 रोटी की मज़ीद होगी नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि वो एक दफ़ा खाना खा के बस खामोश है और दोबारा से वो खाने की डिमांड नहीं करेगा, नहीं, वो करेगा, उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो एक जीता जागता इंसान है, तो वो आपसे हर दिन कुछ ना कुछ नई डिमांड करेगा और आपको हर दिन उसको कुछ ना कुछ नया सप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एंड स्टेट्स द एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एज अ ह्यूमन आपको देखना चाहिए कि आप कैसे अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर 100% ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी और ये अराइज होंगी अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से ह्यूमन वांट्स नेवर केम टू एन एंड विच बेसिक्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है मल्टीपल एंड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो कभी भी पूरी 100% नहीं हो सकती। और इसके साथ एक चीज़ इसने और गौर की कि क्या हमारे पास इतने सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम उसको पूरा कर सकें।
तो पता ये चला कि ये भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश की जाए कि रीन्यूएबल सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए ताकि वो बाद में फिर से रीजनरेट हो सकें और नॉन रीन्यूएबल की तरफ ना जाया जाए। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात तो ख़त्म नहीं होनी है मगर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, मगर स्टिल इंसान और उसकी ख्वाहिशात हमेशा ज़िंदा रहेंगी, वो हमेशा बरकरार रहेंगी। तो scarce resource can be used alternatively. This scarce resource can be used alternatively, that is it can be utilized in different ways. For example, आपके पास लैंड है, अब आप लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं पहले खेती बाड़ी के लिए, और जब सीज़न नहीं है तो आप उसको किराए पर दे दें, उस पर पार्किंग चला दें, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना लें। इट ऑल डिपेंड्स कि अब आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, ये क्लास है, इस एक कमरे के अंदर अगर मुझे 4 क्लासें करवानी है तो ये कुर्सियाँ लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हर क्लास को सपोर्ट कर सकती हैं, हर क्लास को इजीली सपोर्ट कर सकती हैं। जी, नेक्स्ट एक ऊपर नोट लगा हुआ है कि भाई दिस इज ओनली अ रीडिंग पेज, और इसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कहानी क्या है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको इस पेज पे नहीं है एटलीस्ट। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। अच्छा, ये माइक्रो MICRO वाला माइक्रो नहीं है, ये MIKRO वाला माइक्रो है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये ग्रीक वर्ड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी सच एज हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड एम्प्लॉयज। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो के अंदर हमारे पास 3 तरह के इंडिविजुअल एजेंट्स आते हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड, फर्म्स, और फर्म्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स को एज अ होल डील करता है, मगर माइक्रो मीन्स स्मॉल, एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रो मीन्स दोज इकोनॉमिकल इश्यूज जो कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इसके इर्द गिर्द रेवेन्यू, इसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, फर्म लेवल पे काम करते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव टू मेक योर डिसीजंस थ्रू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, थ्रू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसके अंदर जो हम लोग चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं, प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्री, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। अब अगेन 2, 3, 4 पढ़ने के बाद ये 3-4 पेजेस तो आपको लगेंगे हलवा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। हम लोगों ने मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई को पढ़ लिया है, कंज्यूमर की थ्योरीज पढ़ ली हैं, प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ली है, कॉस्ट के ऊपर बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, बैक ऑफ द माइंड यू नो कि हम लोगों ने अब पढ़ना क्या है। ये चैप्टर अगर शुरू में करा दिया जाए तो इसके अंदर वो अल्फाज आते हैं जो कि बच्चे शुरू में पैनिक हो जाएंगे। जैसे एकदम से किताब कहेगी कमोडिटी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अब ये अल्फाज आपको शुरू में अगर नहीं प्रॉपर वे में बताएंगे तो आप लोग परेशान होंगे, और अगर शुरू में बता भी दें तो आप भूल जाएंगे, आगे जाके फिर से आपको बताना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं कि 2, 3, 4 करवा के जब आपको 1 पे लाया जाए तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको समझ आ रही हों। एंड वंस यू आर लॉजिकली क्लियर
तो मसला एग्ज़ाम में नहीं होता। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? इसके अंदर कमोडिटी प्राइसिंग आती है, फैक्टर प्राइसिंग आती है, वेलफेयर थ्योरी आती है, और हमारे पास कुछ की इकोनॉमिक क्वेश्चंस आते हैं। सर कमोडिटी प्राइसिंग क्या है? क्या आप गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को सही से डिटरमिन कर रहे हैं? और आप डिटरमिन कैसे करते हैं? थ्रू मार्केट इक्विलिब्रियम, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ नेचर, विदाउट इंटरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको चैप्टर 2 वाली बातें याद आ रही हो तो माइक्रो के अंदर इट्स ऑल अबाउट थियरी ऑफ डिमांड एंड थियरी ऑफ सप्लाई। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट कमोडिटी प्राइसिंग। देन वी हैव फैक्टर प्राइसिंग कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कितने का मिल रहा है आपको, उसकी कॉस्ट क्या है, और ये फैक्टर्स कैसे आप इस्तेमाल करेंगे टू अर्न मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्राइस थ्योरी फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर आती है। देन वेलफेयर थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज बॉन्डेड विद द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स। जितना आपके पास रिसोर्स है उतने में खेलें, उतने में कामयाबी हासिल करें, उतने में तरक्की हासिल करें। दिस इज वेलफेयर। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर करने का सोचें। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में, उनकी फलाह बहबूद के बारे में लाजमी सोचना। अपना प्रॉफिट बढ़ाने में इतना मगन नहीं होना कि अगला बंदा गुर्बत से मर जाए, ऐसा नहीं करना। Then we have key economic questions. What to produce, how to produce, whom to produce, और कितना करना है। What, how and whom, क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो this is all about the scope of microeconomics। इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें मिल जाती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्स समझ आ जाती है, प्राइस को डिटरमिन करना हमें समझ आ जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए कुछ फार्मूलाज हम लोग ड्राइव कर लेते हैं जो कि हमारी बेस बन जाती हैं, एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प मिल जाती है। खैर ये रीड ओनली एरियाज़ हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी कोई परेशान कुन बात अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं की। कुछ लिमिटेशंस हैं जी हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने एक वर्ड बोला था सिट्रस पेरिबस, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। माइक्रो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सब कुछ सब का सब कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी जो अजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है। माइक्रो है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, इनकम, इन चीज़ों को कवर नहीं करती। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैक्रो कवर करता है मगर माइक्रो इनको कवर नहीं करता। इसका वाइडर स्कोप, वाइडर ऑब्जेक्टिव नहीं है, और मेजर एरियाज में, बड़े एरियाज में आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मैक्रो, अच्छा कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपका यूनिट 3 है ये आपने उस वक्त पढ़ना है जब आप सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हो। तो इसको होल्ड कर लें, जिस तरह हमने माइक्रो भी देखा है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल माइक्रो पोर्शन। तो जब आप उसके बाद इन 2 सफ़ों पे आएंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। तो आपको ये पेजेस पढ़ने की ज़रूरत ऐसा अभी नहीं है। एंड ऑफ सिलेबस पर जब आप ख़त्म कर लें फिर आप वापस आइएगा और यूनिट 3 को एक दफ़ा स्टडी कीजिएगा। जी, तो अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बात काम की नहीं पड़ी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ एरिया इन विच वी टॉक अबाउट स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और अब ये दोनों एरियाज लॉजिकल हैं। शुरू का 1, 2, 3 क्रैमिंग है, तो क्रैम भी ना ही करें, बस पढ़ लें, समझ आ गया, ओके, परेशान नहीं होना। मगर यूनिट 4 एंड यूनिट 5 द लॉजिकल पोर्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। सबसे पहले किताब ने आपको एक बात रिपीट करवाई है, नीड एंड वांट। आपको याद होगा खाना नेसेसिटी है,
पानी पीना, प्यास नेसेसिटी है। वांट क्या है? लग्जूरियस तरीके से अगर आप अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं। भाई भूख लगी है, मैं रोटी खा लूँगा, काम चल जाएगा। भूख लगी है, मैं 1000 रुपये का बर्गर मंगवा के खा रहा हूँ, एक ऐसी वांट है, एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि उसी वक्त पूरी होगी जब मेरी जेब में पैसा होगा। तो नीयत तो है भूख मिटाने की, मगर पैसा होगा तो मैं अपनी वांट को पूरा कर सकूँगा। तो विदाउट फूड यू वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। क्यों? फूड मेरी क्या है? नेसेसिटी है। हाँ, हम कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, मगर इवेंचुअली वी विल बी रिक्वायरिंग सम मील टू डाइजेस्ट अनलेस विल गो टू गॉड। मगर वांट क्या है? समथिंग जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, समथिंग जो आप हट के करते हैं, समथिंग जो आप उस वक्त करते हैं जब जेब में पैसा खड़क रहा हो, पैसा जेब से बाहर निकलना चाह रहा हो। ये वांट को फुलफिल करने का एक मेथड होता है कि भाई पैसा बहुत जेब में आ गया है, अब मुझे खर्च करना है, अब मुझे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बाय करनी है। सफ़र मैंने करना है, वो सफ़र साइकिल पे भी पॉसिबल है, वो सफ़र मेट्रो बस पे भी पॉसिबल है, वो सफ़र इवन आम CD70 पे भी पॉसिबल है, मगर उसके लिए मुझे हैवी बाइक चाहिए। ये वांट, ये मेरी नीड नहीं है। और वांट हर बंदे की अपनी अपनी है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ही और शी इज अर्निंग। कुछ एजेंट्स हमें पता है कि इस इकोनॉमी के अंदर हम लोग देखते हैं बार बार। एजेंट क्या है? एजेंट मीन्स एन एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। अब एजेंट के अंदर हाउस होल्ड भी आ जाएगा, फर्म भी आ जाएगा और इंडिविजुअल भी आ जाएगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन यूनिट्स, वो जो कि चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को अगर हम ग्रुप में ले आएँ, अगर मैं इंडिविजुअल्स को मिला दूँ, इकट्ठा कर दूँ, उनका क्लस्टर बना दूँ, ग्रुप कर दूँ, तो सर ये कहलाएंगे हाउस होल्ड्स, यानी कि आम ज़बान में घर। घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कि फर्म्स के अंदर वो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो घरों को बना बना के बेचा जाता है ताकि घर दूसरों को पैसे दें, यूनिट्स खरीदें और इस्तेमाल करें। और जब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो नेक्स्ट डे के लिए अपनी नई नीड जनरेट करेंगे जो कि सप्लायर फुलफिल करेगा, और ये सर्कल ऐसे ही गोल गोल चलता रहता है। इसी से हम लोग कहते हैं कि मेरी वेलफेयर, मेरी वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही है, मूव हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो फर्म्स क्या है? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मिल के चीज़ें बना रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, कैश, कैपिटल बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे, मल्टीपल बना रहे होंगे, मगर चूंकि इनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है तो उनको ये डिसाइड करना है कि कब क्या बनाएं, कब कैसे बनाएं, कब कितना बनाएं। इसके लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या गेम चलती है। देन गवर्नमेंट, स्टेट, वो इदारा जो कि तमाम चीज़ों को होल्ड करके बैठा है, कस्टम्स बनाता है, लॉ बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, टैक्स रेवेन्यू कमाता है, ये गवर्नमेंट है। और फॉरेन ट्रेड, अगर आप अपने गुड्स को बाहर बेचना चाहते हैं, बाहर से ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं, तो दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। सर क्या हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? सर बिल्कुल है। सर कितने हैं? नेचुरल रिसोर्स लैंड, मैन मेड रिसोर्स कैपिटल, और ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योर या लेबर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको हम इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि नेचुरल लैंड, आर्टिफिशियल कैपिटल, और ह्यूमन वाले कौन से हैं? एक लेबर, मजदूर तबका, और एक एंटरप्रेन्योर, वो बंदा जो कि रिस्क टेकर है, वो बंदा जो कि मैदान में आया ही कुछ करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐड करने के लिए आया है, ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले बात करते हैं ऑन ह्यूमन फैक्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट ऑन ह्यूमन फैक्टर्स फर्स्ट। तो सर ह्यूमन फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं? लेबर, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ईदर मेंटल और फिजिकल डन विद द एम ऑफ अर्निंग इज नोन एज लेबर।
सच एज रोड, ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग। हर वो काम जो कि मजदूर तबका कर रहा है भाई, हर वो काम जो कि वो बंदा कर रहा है जो कि एंड के ऊपर सैलरी लेगा, वो लेबर है। मैं भी एक लेबर हूँ, कैमरामैन भाई भी एक लेबर है। इस बिल्डिंग को जो कमरे बना के दे रहे हैं, जो मजदूर आए हुए हैं, वो भी कौन है? लेबर है। हमारा फ्रंट ऑफिस भी क्या है? लेबर है। हर वो बंदा जो कि वेजेस के ऊपर है, सैलरी के ऊपर है, वो लेबर के तबके में शामिल हो जाता है। और एंटरप्रेन्योर कौन है? इस कॉलेज का प्रिंसिपल, जिसकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा कॉलेज डेवलप करे जिसमें लेबर आके काम करे और उसको मुनाफा कमा के दे। तो वो इंडिविजुअल जिसने इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ दिया, लैंड पकड़ा, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाई, उसके बाद कैश है, लेबर पकड़ी, स्टाफ पकड़ा, टीम बनाई, काम शुरू कर दिया। वो कौन है? इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव नॉन ह्यूमन फैक्टर्स, लैंड और कैपिटल। लैंड क्या है? ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें बतौर गिफ्ट मिला हुआ है फ्रॉम नेचर, कुदरत की तरफ से। ये एक तोहफा है इंसानों को, लैंड। और कहा गया है कि इस लैंड को इस्तेमाल करके इससे हमें 101% का बेनिफिट हासिल करना चाहिए। इसकी मिट्टी, इसके अंदर छुपे हुए मिनरल्स, फॉरेस्ट, सनलाइट, ये सब कुछ क्या है? ये लैंड जो है। लैंड का हरगिज़ मतलब बस ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। लैंड के अंदर सॉइल भी आती है, मिनरल्स भी आते हैं, फॉरेस्ट भी आता है, जंगल, दरख्त, सनलाइट। कैपिटल क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, एसेट्स, प्लांट्स। तो सर लैंड क्या है? इकोनॉमिस्ट कंसिडर द लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स विच वी हैव अ गिफ्ट ऑफ नेचर इंक्लूडिंग ऑल रिसोर्सेज दैट ब्रिंग्स टुगेदर such as minerals, water resource, sunlight, wind power, mountains, desert, climate, rain. Land एक पैसिव फैक्टर है। लैंड क्या है? एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एज इट डिपेंड्स अपॉन सम अदर एक्टिव फैक्टर। लैंड ने खुद कुछ नहीं करना जब तक इसके ऊपर कुछ किया ना जाए। तो ये पैसिव फैक्टर है जो कि डिपेंड कर रहा है कुछ एक्टिव फैक्टर्स के ऊपर। और वो एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं? लेबर। हर इंसान मेहनत करता है और मेहनत करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए। अब मैं एक एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए स्पेस क्या है? ये डाइस, ये एलईडी, ये लैपटॉप, ये हाथ में पकड़ा हुआ पेन। और अगर मैं किसान हूँ तो मेरे पास स्पेस क्या होगी टू प्रोड्यूस समथिंग? वो मेरी लैंड। तो मेरे पास क्या होगा? कुल्हाड़ा, बेलचा, खाद, सीड्स। तो हर वो बंदा जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, दैट इज लेबर। हर वो बंदा जो कि मेंटली और फिजिकली साउंड है, हर वो बंदा जो कि इसलिए काम कर रहा है कि उसको मंथ एंड के ऊपर या डे एंड के ऊपर वेज मिलेगी, सैलरी मिलेगी, जिससे वो अपना घर चलाएगा, इसे कहते हैं लेबर। एंड देन कैपिटल, सड़कें बना दी, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, मशीनरी परचेज कर ली, स्कूल बना दिए, रोड्स बना दी, रेलवे ट्रैक बिछा दिया। ये सब चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर क्या है? वो बंदा जो कि रिस्क टेकर है, वो बंदा जिसने इन तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा करना है, वो बंदा जो कि उनको इकट्ठा करने के बाद गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा और इस्तेमाल करेगा ऐसे वे में कि वो खुद भी फ़ायदा कमाए और वो फ़ायदा आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करे, और जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो कंज्यूम करें। जो जब वो कंज्यूम करेंगे तो ये नीचे ट्रैवल करेगा और ये सर्कल यूं ही चलता रहेगा, गोल एंड गोल। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने से क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलता है? जी मिलता है। रेंट, हमें किराया आता है। भाई रेंट क्या है? रेंट इज समथिंग विच वी आर गेटिंग इन रिटर्न फ्रॉम द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई लैंड पड़ा हुआ था, इस्तेमाल नहीं था आ रहा, किराए पर दे दिया। मशीनरी पड़ी हुई थी, इस्तेमाल नहीं आ रही है, किराए पर दे दिया। ये रेंट आ रहा है उससे। फिर वेजेस, लेबर क्या हमें कमा के देती है? वेज। पैसा हमें क्या कमा के देता है? इंटरेस्ट। और एट द एंड एंटरप्रेन्योर क्या जनरेट करने की कोशिश करता है? प्रॉफिट। तो रेंट कहाँ से आएगा? लैंड से आएगा। वेजेस कहाँ से आएंगी? लेबर से आएंगी। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? कैपिटल से आएगा। कैपिटल में कैश से आएगा। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? उस एंटरप्रेन्योर से आएगा।
तो हमारे पास इसके बाद गुड्स और गुड्स की टाइप्स आती हैं। भाई गुड्स क्या है? हर वो चीज़ जो कि इंसान की नीड, इंसान की तमन्ना, इंसान की वांट को, डिज़ायरेबल वांट को पूरा कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ गुड। अब आगे गुड्स को हम लोगों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन कंजम्पशन, जिसमें 3 तरह की गुड्स, बल्कि 4 तरह की गुड्स हमें देखने को मिलती हैं, 5 टू बी वेरी प्रिसाइज। एक है मेरिट गुड्स। मेरिट, अब नाम से जाहिर है, वो चीज़ जो कि सोशली डिज़ायरेबल हो। मेरिट गुड्स कहते हैं वो चीज़ जो कि आम जनता आके डिमांड करे, मांगे। हेल्थ सेक्टर, पार्क्स बना दिए, स्कूल बना दिया, ये है मेरिट गुड्स। वो गुड्स जो कि सोशली डिज़ायरेबल हो। अगर ये कभी अंडर कंज्यूम्ड भी हों तो भी मसला नहीं है, अगर कभी ओवर कंज्यूम्ड हो जाए तब भी मसले वाली बात नहीं है। क्यों? ये मार्केट में रह के मार्केट को ही सर्व कर रहे हैं। और डीमेरिट गुड्स क्या है? अल्कोहल, ख़राब चीज़ें जिनकी कंजम्पशन ख़राब है, जो कि सोशली डिज़ायरेबल नहीं है, वो डीमेरिट गुड्स हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं डीमेरिट गुड्स। और जो आपकी मेरिट गुड्स हैं वो आपको एक पॉजिटिव, एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। उसके बाद पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या है? वो गुड्स जो कि गवर्नमेंट ने बना के इंसानों को दे दी और कहा है कि भाई खुल के इस्तेमाल करो, जिस तरह रेलवे ट्रैक, मोटरवे, सड़कें, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हैं, सोसाइटी ने इसको कबूल किया है और लोग इससे हमेशा फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते आएंगे और उठाते रहेंगे। क्यों? ये चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक सर्वाइव करती हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई राइवलरी नहीं है। इंसान की फलाह बहबूद के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। प्राइवेट गुड्स, वो प्राइवेट गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो कि इंसान बना के लोगों को देता है। यहाँ पे वो भेदभाव कर सकता है। क्यों? इंसान ने बनाया ना, नेचर का बना हुआ नहीं है। अगर तो इंसान ने बनाया है तो वो शायद कुछ से ज़्यादा पैसा चार्ज कर ले, किसी से कम चार्ज कर ले, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। जिस तरह ब्रेड है, वो शायद इचरे मार्केट में दे 40 रुपये के हिसाब से, DHA में दे 60 रुपये के हिसाब से। क्यों? DHA वालों के पास बाइंग पावर है, दे आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट इवन एट अ हाई प्राइस, बशर्ते कि उनको घर बैठे मिल रही है। तो उनके लिए वैल्यू क्या है? बस घर बैठे खाना पहुँच जाए, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करना। फिर क्लब गुड्स, ऐसी गुड्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं प्राइवेटली व्हेन यू आर डीलिंग इन कमर्शियलिज्म, जस्ट लाइक गोल्फ कोर्सेज, पार्क्स, थीम पार्क्स, इस तरह की चीज़ें कवर होती हैं। फिर आप गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब ऑल दो ये चीज़ हम लोगों ने स्टडी कर ली हुई है चैप्टर नंबर 2 में और 3 में, वो दोबारा से देख लेते हैं। गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हमारे पास 3 तरह की गुड्स आती हैं, नॉर्मल, इन्फीरियर और गिवन। नॉर्मल, इन्फीरियर, सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल कौन सी हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी प्राइस जिनकी इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छी चीज़ बाय करेंगे। डिमांड इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन इनकम, सच एज मिल्क। इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। इन्फीरियर, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो जो एग्जिस्टिंग सस्ता माल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब मैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा। पहले मेरे पास छोटा सेट था बटनों वाला, इनकम बढ़ी है, मैं छोड़ के एंड्रॉयड पे आ गया। मैंने उसके अंदर कोई अच्छा मॉडल सर्च नहीं किया बटनों वाले फ़ोन में, बट मैंने स्विच ओवर कर लिया, मैं एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गया। क्यों? अब मेरे पास इनकम ज़्यादा है, मैं वो चीज़ एक अच्छे लेवल तक अफोर्ड कर सकता हूँ। पहले मैं कम इनकम के ऊपर उतरे हुए कपड़े मार्केट से लंडा बाज़ार जाके बाय करता था। जब इनकम मेरी बढ़ गई है तो मैं थोड़ा बहुत ब्रांडेड या न्यू कपड़े इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहन सकता हूँ। ये है इन्फीरियर गुड्स जिनका नेगेटिव रिश्ता होता है, और जो नॉर्मल गुड्स हैं उनका पॉजिटिव रिश्ता है विद इनकम। देन सुपीरियर गुड्स, जस्ट लाइक इन्फीरियर गुड्स हमारे पास आते हैं सुपीरियर गुड्स। ये वो गुड्स हैं
जो कि ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन को टारगेट तो नहीं करते एज सच, क्योंकि ये वो गुड्स होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह रोलेक्स वॉचेस, BMW, आईफोन्स, महंगी महंगी चीज़ें हैं। यानी कि ये लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल तो हैं मगर लग्जूरियस है। इनकी भी जो रिश्ता है दैट इज़ पॉजिटिव एंड इट्स मोर देन वन, यानी कि ये भी इलास्टिक हैं। इट कैन बी टर्म्ड एज अ लग्जरी गुड दैट इज नॉट बॉट बिलो अ सर्टन लेवल ऑफ इनकम सच एज लग्जरी कार। डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन विद सम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। आपको याद हो तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने लेबर से अच्छा काम करवाना है, अगर तो आपने शॉर्टेज, सप्लाई, सब चीज़ें देखनी है, वेस्ट कम से कम करवाना है, लॉस कम से कम करवाना, तो उसको अपने डोमेन का चीता बना दो, उसको इतना काम दो कि वो आपको अब सही से काम करके देना शुरू कर दे और काम को ख़राब ना करे। ये कब आएगा? जब आप उस बंदे को उस जॉब के अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप करवाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जब वो लेबर्स को डिवाइड करते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जैसे ही कोई उनको फारिग बैठा मिले वो उठा के किसी और डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। भाई हो सकता है कि 2 दिन पहले उसने बहुत काम किया और आज वो फारिग भी है तो कोई बात नहीं, कल को काम आएगा उसके पास। मगर हमारा कल्चर क्या है कि हमने किसी को फारिग बैठा नहीं देखना, हमें दुख होता है कि यार उसको मैंने पैसे देने हैं, तो फारिग दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, चस्प नहीं आएगी। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आपने लेबर्स को उठा के टास्क में डाल देना है, मगर कोशिश ये करनी है कि जब आप उनको टास्क में डालें तो उनको सिखाएं भी। दे शुड लर्न बाय डूइंग। उस लेबर को स्पेशलाइज करवाएं, उसको उस फील्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस डोमेन के अंदर स्पेशलाइज स्किल्स लेकर दें, नॉलेज हासिल करवाएं ताकि वो उस एरिया का चैंप बन जाए, जिसका फ़ायदा आपको होगा, आपकी वेस्टेज कम होगी, लॉस कम होगा, एवरेज कॉस्ट कम आएगी, फर्म को बेनिफिट होगा, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट हो रहे होंगे। देन सेविंग ऑफ टाइम। जब एक बंदा अपने काम में बहुत माहिर हो गया, उसको पता है कि उसने काम कैसे करना है, वो टेक्निकली साउंड है, देन इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। कट ऑफ टाइम कम हो जाता है। टास्क चूंकि रेपिटेटिव होते हैं, बार बार एक ही काम करना है, तो उसको पता है कि उसने करना क्या है। तो अगर एक काम शुरू में 4 घंटे में हुआ था, फिर 3 में होगा, फिर 2 में होगा, एंड पे 1 घंटे में भी शायद पूरा हो जाए। देन अगर आप टिक जाएं, लेबर को उस डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम के लिए काम करने दें, तो यू कैन डेवलप स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में उसकी स्किल्स को डेवलप होने दें, और स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगता है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा भेजने से कोई ख़ास स्किल डेवलप नहीं होती है। यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, तब जाके आपको जॉब स्पेशलाइजेशन सामने आती है। देन वी हैव कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जज्बाती किताब है मेरी जी। कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको सेव करना आना चाहिए। सेविंग्स आर डन बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स। घर, इंसान जो आपका कंज्यूमर है ना, वो सेव भी करता है। दे सेव मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर इनकम। भाई अगर वो खर्च ना करें तो बचा लेंगे पैसे। द लेवल ऑफ सेविंग्स इन अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द पावर टू सेव। कितनी पावर है। अगर तो मार्केट में सामान सस्ता मिल रहा है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली ऊपर के पैसे मैं सेव कर लूँगा। बट अगर महंगाई चल रही है तो वहाँ पे मैं सेव नहीं कर सकता, मैं चाह के भी सेव नहीं कर पाऊँगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑन इन्फ्लेशन लेवल ऑल्सो। फिर चलिए सेव कर दिया और आपकी बात मान ली, अब ये सेव किया वो अपने पास रखूँ नहीं, इन्वेस्ट कर दूँ, उसको मोबिलाइज करूँ, उसको चलाऊँ, ताकि ये पैसा मुझे पैसा मज़ीद कमा के दे। मेरे पास मेरे ड्रॉ में पैसा पड़ा हुआ है और ड्रॉ मेरा लॉक है, और वो पैसा ही बस वही पैसा है, वो आगे ग्रो नहीं कर रहा, तो ये फ़ायदे वाली बात नहीं है। मुझे उसको मोबिलाइज करना है, उसको चलाना है, ताकि वो पैसा मुझे मज़ीद पैसा जनरेट करके दे। पैसा पैसों को खींचता है, पैसा पैसों को बनाता भी है। तो सेकंड स्टेप क्या है,
इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कि आपने ट्रांसफ़र करनी है सेविंग्स, कहाँ से, हाउस होल्ड से टू बिजनेस एज अ इन्वेस्टमेंट। फंड्स अवेलेबल हैं, वहाँ भी डाल दें पैसे, ठीक है रिस्क है, मगर आपको विद इन्फ्लेशन साथ साथ पैसे ऐड अप होके मिलते जाएंगे ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा ना आए। तो अब अगेन ये चीज़ें आपने दफ़ा रीड कर लेनी है, आपको बात समझ आ जाएगी। सर यहाँ से ऑनवर्ड्स 4.6 से ऑनवर्ड्स टिल यूनिट 5 हम लोगों ने बात करनी है ऑन स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी पीपीएफ। तो मुलाकात करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।